नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए करते हैं राजस्थान की बात। शून्यकाल के दौरान विधानसभा में बीजेपी ने जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। मालपुरा से बीजेपी विधायक कन्हैयालाल ने कहा कि मालपुरा अति संवेदनशील है कस्बा। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बीकानेर संभाग के 4 जिला कलेक्टर और एसपी सहित संभागीय आयुक्त को हिदायत दी है कि वे आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर संपर्क में रहें। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। निलंबित आरपीएस हीरालाल व महिला कांस्टेबल को शुक्रवार दोपहर एसओजी ने पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान संघ के प्रचारकों के साथ बैठक की। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य खबरों पर। विधानसभा में गूंजा जमीन जिहाद का मुद्दा। शून्यकाल के दौरान विधानसभा में बीजेपी ने जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। मालपुरा से बीजेपी विधायक कन्हैयालाल ने कहा कि मालपुरा अति संवेदनशील कस्बा है। यहां 1950 से लेकर अब तक हुए सांप्रदायिक दंगों में 10,000 ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मालपुरा में समुदाय विशेष के लोगों ने जमीन जिहाद चला रहा है। इसके तहत हिंदुओं की जमीन महंगे दामों पर खरीदी जाती है, फिर आसपास के लोगों को परेशान किया जाता है। कन्हैयालाल ने कहा, मालपुरा में जमीन जिहाद के कारण हालात खराब हो चुके हैं। समुदाय विशेष के लोग हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बहन बेटियों पर अश्लील इशारे करते हैं, घरों पर हड्डियां फेंकते हैं। मालपुरा से अब तक 600 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। पिछले दिनों प्रताड़ित लोगों ने मालपुरा एसडीएम को ज्ञापन देकर जमीन जिहाद रोकने की मांगने की, तो ज्ञापन लेकर तक से इनकार कर दिया गया। सरकार को इस मामले में समय रहते एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा वहां हालात विस्फोटक हो जाएंगे। मालपुरा में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा बीजेपी पहले भी उठा चुकी है। बीजेपी नेताओं ने हाल ही में मालपुरा का दौरान करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष को दी है। बीजेपी हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाते हुए पहले से इस मुद्दे का गरमाने की कोशिश कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बीकानेर संभाग के 4 जिला कलेक्टर और एसपी सहित संभागीय आयुक्त को हिदायत दी है कि वे आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर संपर्क में रहें, उनकी जरूरतों को समझें और वाजिब समाधान करें। खासतौर पर प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान शुरू होने से पहले किए जा रहे प्री कैंप को गंभीरता से लेकर सभी इलाकों और लोगों की समस्याएं, जरूरतें सूचीबद्ध कर कैंप के दिन उन्हें समाधान मुहैया करवाएं। मुख्य सचिव के सामने 4 जिलों की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आई वह है सिंचाई और पेयजल का इंतजाम। बारिश कम होने के साथ ही नहरों में पानी की कमी रही तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने पंजाब सरकार से बात की है, पानी के सिस्टम को सुधारा है। मैंने भी पंजाब के मुख्य सचिव से बात की है। कोशिश यही है कि पूरा पानी मिल जाए। इसके बावजूद जल संसाधन या नहर से जुड़े अधिकारियों के साथ ही संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को भी पानी का बेहतर प्रबंधन और मॉनिटरिंग करनी होगी। शासन सचिव नवीन जैन ने पानी की उपलब्धता और परेशानी का जिक्र किया है। स्वायत्तन शासन सचिव भगत सिंह तथा प्रशासन शहरों के संघ अभियान का बारीकियां बताई। वही भूपेंद्र आयुक्त महेंद्र पारक ने प्रशासन गांवों के संघ अभियान में शामिल 19 विभागों की दायित्व बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। युवाओं को रोजगार देने की मांग पीएम मोदी से उनके जन्मदिन पर की। प्रदेश के सभी 33 जिलों में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। राजधानी जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा की अगुवाई में बनी पार्क में यूथ कांग्रेस ऑफिस के कलेक्टर सर्किल होते हुए शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें ऊंट गाड़ियों पर भी बहुत से कार्यकर्ता विरोधी प्रदर्शन करते नजर आए।
यूथ कांग्रेस के संगठन महासचिव आयुष भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उसके उलट सिर्फ 1 साल में ही 15 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म हुए हैं। 97% देश के लोगों की इनकम में कमी आई है। मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण आज देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। एक तरफ युवा शक्ति बेरोजगार है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विभागों में ही करीब 7 लाख पद खाली चल रहे हैं। भारद्वाज ने बताया कि ग्रुप सी के जहां 5,75,000 पद खाली हैं, वहीं ग्रुप की भी 90,000 पद खाली हैं। इसी तरह ग्रुप ए के करीब 20,000 पद खाली हैं। इसके साथ ही देश में 10,60,139 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। देश प्रेम का दिखावा करने वाली केंद्र सरकार ने शासन में सेना भी 1,07,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसलिए पीएम मोदी से उनके जमीन पर युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकालने और रोजगार देने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला गया। निलंबित आरपीएस हीरालाल व महिला कांस्टेबल को शुक्रवार दोपहर एसओजी ने पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। दोनों पर स्विमिंग पूल में 6 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। आरोपियों केवल वकील फारूक अलवी ने पॉक्सो एक्ट में मामला नहीं बनने का तर्क दिया था। अश्लील वीडियो प्रकरण में दोनों आरोपियों सहित अब तक 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। एसओजी ने कोर्ट में कहा कि अभी दोनों से कई बिंदुओं पर जांच करनी है। जांच में कई सवालों को लेकर पूछताछ की जाएगी। एसओजी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की। आरोपियों की ओर से एडवोकेट फारूक अलवी ने कहा कि पूरा मामला पॉक्सो एक्ट में नहीं बनता है। अब आरोपियों को रिमांड नहीं लिया जाना चाहिए, दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूछताछ में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। मजिस्ट्रेट रेखा शर्मा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रिमांड बढ़ा दी। महिला के पति ने नागौर के चितावा में बच्चे के साथ अश्लील वीडियो की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कार्रवाई नहीं होने पर नागौर एसपी को भी शिकायत दी। वीडियो वायरल करने की बात को लेकर महिला ने भी जयपुर में 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दे दी थी। इसमें 10 लाख रुपए मांगने की बात कही थी। महिला कांस्टेबल का पति उससे ताकत की डिमांड कर रहा था। तब दोनों के बीच में सहमति भी हो गई। वीडियो सामने आने पर आरपीएस व कांस्टेबल को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चितावा थाना अधिकारी कुचामन डीएसपी के साथ कालवाड़ एसएचओ व जोटावड़ा डीएसपी का भी निलंबित कर दिया गया। मोहन भागवत का उदयपुर दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान संघ के प्रचारकों के साथ बैठक की। भागवत 3 दिन के दौरे के लिए गुरुवार शाम को पहुंचे थे। भागवत सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में ठहरे हुए हैं। उनके यहाँ ठहरने से पूरा स्कूल छावनी में तब्दील हो चुका है। Z+ सुरक्षा के चलते स्कूल के चारों ओर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। भागवत शनिवार को संगठन जागरण श्रेणी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वहीं 19 सितंबर को प्रतिबद्ध नागरिकों से संवाद करेंगे। भागवत के शुक्रवार को क्षेत्र और चित्तौड़ प्रांत के प्रचारकों के साथ संगठन के प्रचार और विस्तार पर बात की। 2025 में संघ के पूरे हो रहे 100 वर्ष को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें आने वाले वर्षों में रहने वाली संघ की कार्यप्रणाली की रूपरेखा को लेकर योजना पर पदाधिकारियों से चर्चा की गई। भागवत शनिवार को जागरण और संपर्क सहित अन्य दायित्व से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मोहन भागवत ने उदयपुर में अपने पहले दिन की शुरुआत अल सुबह आरएसएस के तय रूटीन के अनुसार की। सुबह योग और व्यायाम के बाद संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद भागवत ने प्रांत प्रचारकों से संवाद किया। भागवत ने प्रचारकों से अपने अपने क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। वे शुक्रवार को पूरे दिन विद्या निकेतन में भी रहे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोलियम जीएसटी के दायरे में आएगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया है, इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। खाचरियावास का यह बयान ऐसे वक्त आया जब लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक रखी गई है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के केंद्र और राज्य के नेताओं के बयानों को विरोधी करार देते हुए पलटवार कर दिया है।
बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, नेता जीएसटी काउंसिल में नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। देश में पेट्रोल के दाम कई प्रदेशों में 100 रुपए लीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो महंगाई भी कम होगी और मौजूदा कीमतें में काफी कमी हो सकती है। लेकिन पेट्रोलियम पर टैक्स से केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मोटी कमाई होती है, बड़ा राजस्व मिलता है। ऐसे में राजनीतिक इच्छा शक्ति पर यह ज्यादा निर्भर करेगा कि क्या इसे जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को राहत दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामलों के कमी के बाद अब पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी तक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। 20 सितंबर से 6वीं से 8वीं और 27 सितंबर से पहले से 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वे ही दर्शक आ सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा ली हो। बिना वैक्सीन वालों को अनुमति नहीं होगी। जनजातीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के हॉस्टल 20 सितंबर से खुलेंगे। इन हॉस्टल के लिए दोनों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे। 20 सितंबर के बाद कलेक्टर की अनुमति से पशु मिल सकेंगे। इन्हें कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखना होगा। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बड़े पैमाने पर पशु मेलों में मवेशियों और कृषि औजारों की खरीद फरोख्त होगी। पुरस्कार नागौर के पशु मेले दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हमीद कुरैशी को राजस्थान का सीजे बनाने की सिफारिश की है। राजस्थान के मौजूदा सीजे इंद्रजीत महांती को कुरैशी की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की चर्चा है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद आज कल में लिखित आदेश जारी होंगे। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल कभी 5.5 महीना ही रहेगा। अकाली कुरैशी का जन्म 7 मार्च 1960 को गुजरात में हुआ। जस्टिस कुरैशी ने 1983 में LLB की। गुजरात हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। बाद में वकील कोर्ट से मार्च 2005 में कुरैशी गुजरात हाईकोर्ट से जज बने। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहे। जस्टिस अकील कुरैशी देश में हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जजों में से एक हैं। गुजरात हाईकोर्ट में जज रहते हुए अमित शाह और गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने को लेकर वो चर्चा में आए थे। 2010 में अमित शाह का CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस कुरैशी ने 2012 में रिटायर्ड जस्टिस RA मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा था, जो इस वक्त गुजरात सरकार के खिलाफ था। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर।
अफीम के पट्टे जारी करने की एवज में किसानों से अवैध वसूली करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस डॉक्टर शशांक यादव की हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। जमानत मिलने के बाद शशांक यादव को जेल से रिहा किया गया। शशांक 55 दिन से जेल की सलाखों में कैद थे। हाईकोर्ट जमानत आदेश में लिखा कि 25-25 हजार की 2 अलग अलग जमानत व 50 हजार का मुचलका पेश कर दे दो जेल से रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट से जारी जमानत आदेश की मुल्क इसमें जेल से छोड़ने के लिए जेल अधीक्षक के लिए अवैध वसूली के आरोप में बंद डॉक्टर शशांक यादव को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। डॉक्टर शशांक यादव 23 जुलाई से जेल में बंद थे। कोटा एसीबी ने सूत्रों से मिलने इनपुट के आधार पर 17 जुलाई के हैनिंग ब्रिज टोल नाके पर अफीम निमज फैक्ट्री के महाप्रबंधक डॉक्टर शशांक यादव की गाड़ी को रुकवा कर आकस्मिक चेकिंग की। उसी गाड़ी में मिठाई के डिब्बे में रखे 15 लाख व लैपटॉप के बैग में और पर्स में 1.32 लाख यानी कुल 16,32,410 रुपए जब्त किए। एसीबी की टीम ने जब्त रकम के बारे में पूछताछ की तो आरोपी संतोषजनक नहीं दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में शुक्रवार से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कोटा, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में शुक्रवार शाम को भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले गुरुवार रात भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा जिले के सलोपट में 92 mm रिकॉर्ड की गई है। जयपुर में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है। मौसम की यही स्थिति भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा समेत अन्य जिलों में भी है। जयपुर मौसम विभाग ने शुक्रवार को इन जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। गुरुवार रात डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में एक कम दबाव का सिस्टम एक्टिव है। मानसून की ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर अरब सागर से गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरात होती सिस्टम के क्षेत्र से जुड़े साइक्लोन सर्कुलेशन तक फैली है। इसी के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग और दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। राजस्थान में अब अगले 6 महीने के लिए बिजली संकट टल गया है। अगस्त महीने में कमजोर मानसून और गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई थी। इससे प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया था। सितंबर में अच्छी बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और इससे बिजली की मांग तेजी से घटने लगी। दीपावली तक खत्म हो पर और कारण बिजली की मांग कम रहती है। इससे बाद ठंड शुरू हो जाएगी, इसलिए यह माना जा रहा है कि आगामी त्योहारों के बाद बिजली की मांग लगातार घटेगी। ऐसे में बिजली कंपनियों का अनुमान है कि अगले 6 महीने बिजली संकट नहीं रहेगा। आंकड़ों से पता चल रहा है कि बिजली का संकट अगस्त के महीने में पैदा हुआ था। 19 अगस्त को 11,015 लाख यूनिट का अतिरिक्त खपत हो गई थी, क्योंकि मानसून कमजोर पड़ गया था। घर, खेत और उद्योगों में पानी और कूलिंग के लिए बिजली की मांग अचानक बढ़ने के कारण ऐसा हुआ था। साथ ही कोयले की खान वाले इलाकों में बारिश के कारण वहां से कोयले की सप्लाई बेहद कम होने थी। बिजली का प्रोडक्शन प्रदेश में घट गया था। एसपी मेडिकल कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संभाग स्तरीय मीटिंग शुरू होने से पहले ही सभी कुर्सियां भर गई। कई आईएएस सहित जिलों से आए अधिकारी खड़े ही रह गए। सीएस के आने के बाद एजुकेशन डायरेक्टर सौरभ स्वामी सहित कुछ सीनियर आईएएस को तो कुर्सियां मुहैया करवाई गई, लेकिन जो आरएएस और डीएचओ यानी जिला स्तर के अधिकारी खड़े रह गए, उन्हें हॉल से बाहर कर दिया। पास ही एक कमरे में स्क्रीन लगाकर उन्हें मीटिंग देखने को कहा। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और जहां अलग से कुर्सी रखकर बैठाया गया, वहीं पीबीएम सुपरिटेंडेंट को जगह नहीं मिली तो मीटिंग में नहीं रह सके। सीटिंग अरेंजमेंट में हुई बदइंतजामी की वजह बताई जा रही है कि आखिरी समय तक मीटिंग में शामिल होने वालों के नाम जुड़ते गए और कुर्सियां आती गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी, यूआईटी सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह राजपुरोहित आदि अधिकारी बार बार सीटिंग अरेंजमेंट सहित मीटिंग की अव्यवस्था में सुधार करते रहे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मुकेश आर्य
अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर रंजन माथुर, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर परमेंद्र सरोही, डॉक्टर जितेंद्र आचार्य आदि कॉलेज के स्तर पर भी इंतजामों में सहयोग करने नजर आए। दूसरे कमरे में बैठाए गए अधिकारी तब बढ़ गए जब उन्हें पानी की बोतल तक नसीब नहीं हुई। एक अधिकारी बोला, हम भी सीनियर ऑफिसर हैं, पानी तो बेसिक इंतजाम है, इस पर व्यवहार भी ठीक नहीं। इसके बाद कुछ डिस्पोजल ग्लासेस में पानी कैंपर के लेके जाकर कमरे में रख दिए गए। 13 आर्मी कैंप की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप। पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों आईएसआई को सेना की गोपनीय जानकारी पहुंचाने के आरोप में राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान झुंझुनू के नरहड़ गांव का रहने वाला संदीप कुमार है। आरोप के ही वो नरहड़ स्थित आर्मी कैंप की जानकारी आईएसआई को भेजता था। सूचना भेजने के लिए उसे पैसे भी मिले हैं। आरोपी संदीप कुमार को राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक संदीप कुमार नरहड़ में आर्मी कैंप्स के सामने इंडियन गैस एजेंसी चलाता था और कैंप में गैस सिलेंडर सप्लाई की जाती थी। इसी दौरान संदीप सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों आईएसआई की एक एजेंट के संपर्क में आया। पहले कुछ सूचनाएं उसे महिला एजेंट को देता था। उसने यहां की तस्वीरें भी पाकिस्तान की खुफिया सूत्रों को भेजा था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर जब संदीप कुमार का सोशल मीडिया अकाउंट आया तो उस पर निगाह रखी जाने लगी। उसके बाद जब इंटेलिजेंस का शक पुख्ता हो गया तो संदिग्ध जासूस संदीप को 12 सितंबर को झुंझुनू के नरहड़ कस्बे के गिरफ्तार और जयपुर पूछताछ के लिए लाया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि संदीप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहा है और हाल ही में हुई परीक्षा में बैठने वाला भी था। हालांकि उससे पहले ही वह 12 सितंबर को इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गया। जयपुर एसीबी की टीम ने शुक्रवार को झुंझुनू जिले में ट्रैप कार्रवाई की। एसीबी ने डीएसपी भंवरलाल खोखर को 2 कांस्टेबल के साथ 1,55,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा ने बताया कि परिवादी ने 10 सितंबर को जयपुर एसीबी मुख्यालय में झुंझुनू सीओ ग्रामीण भंवरलाल खोखर के खिलाफ परिवाद किया है। उसने बताया था कि केस में जल्दी कार्रवाई करने और मुजरिमों को गिरफ्तार करने में एवज में 2 लाख की डिमांड कर रहा है। एसीबी ने शिकायत की, सत्यापन किया और ट्रैप की योजना बनाई। एसीबी के 2 टीमें शुक्रवार को ट्रैप में किए गए पहुंची थी। एक टीम ने झुंझुनू ऑफिस जबकि दूसरी टीम ने कांस्टेबल महिपाल सिंह ने नवलगढ़ स्थित घर पर दबिश की। कांस्टेबल महिपाल ने परिवादी से 1,55,000 की रिश्वत लेकर डीएसपी को फोन पर जानकारी दी थी। तब वहां पहले से मौजूद टीम में रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर सीओ भंवरलाल खोखर और कांस्टेबल राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी टीम ने कांस्टेबल महिपाल को गिरफ्तार कर लिया। सीओ ग्रामीण भंवरलाल खोखर ने रिश्वत की शशि के लिए फरवरी 2020 से दहेज के मामले की जांच को पेंडिंग रखा था। आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर भी जांच चल रही थी। राजस्थान में शादियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून के तहत अब बाल विवाह को भी रजिस्ट्रेशन होगा। ब्लॉक स्तर तक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी रजिस्ट्रेशन करेंगे। विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित किया गया है। बिल में यह प्रावधान कि अगर शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 से कम है तो उसके माता पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़का लड़की के माता पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड तो आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।